आज हम अपने आसपास जो भी देखते हैं, जैसे फ्रिज, टीवी, कार, एसी, ये सब साइंस की ही देन है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको ये कहूँ, जो कुछ भी आज मॉडर्न साइंस डिस्कवर कर रहा है, उनमें से मैक्सिमम चीज़ें हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में सालों पहले ही लिखी जा चुकी हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। हम सबको डार्विन्स थ्योरी के बारे में तो पता ही है, जिसमें उन्होंने एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स के बारे में बताया है। लेकिन अगर हम भागवत पुराणों को सही तरीके से पढ़े तो हमें पता चलेगा कि करोड़ों साल पहले भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए थे और प्रत्येक अवतार आपस में जुड़ा हुआ है और डार्विन के साथ भी मिलता जुलता है। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही 3 फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत सालों पहले ही लिखी गई थी और उन चीज़ों को साइंस आज डिस्कवर कर रहा है। रामायण की एक कथा के अनुसार जब भगवान राम रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे और कई साल राज करने के बाद राम राज्य स्थापित कर दिया था, अब चूंकि उनका समय आ गया था वैकुंठ लोक जाने का, तब उनके मन में सबसे पहले हनुमान जी का ख्याल आया, क्योंकि हनुमान जी के रहते यमराज भी राम जी को नहीं ले जा सकते थे। इसीलिए राम जी ने एक आखिरी बार लीला रची और जमीन में एक दरार कर अपनी एक अंगूठी निकाल के उसमें डाल दी और हनुमान जी से उस अंगूठी को लाने के लिए कहा। तो हनुमान जी ने अपने सूक्ष्म रूप धारण किया और उस दरार में अंगूठी लेने चले गए। जैसे ही वो नीचे पहुंचे तो उनको पाताल लोक दिखा, जहां उन्हें नागदेव वासुकी मिले, जिन्होंने हनुमान जी से वहां आने का कारण पूछा। तब हनुमान जी ने उन्हें सारी बात बताई और ये भी बताया कि वो वहां राम जी की अंगूठी लेने आए हैं। तब वासुकी जी ने उनसे पूछा कि आप कौन से वाले श्री राम की अंगूठी लेने आए हैं। ये सुन हनुमान जी थोड़ा सा चौंके और कहा कि श्री राम तो एक ही है। तब वासुकी जी ने उन्हें बताया कि नहीं, यहाँ अनंत ब्रह्मांड से हर बार श्री राम त्रेता युग में अपनी अंगूठी गिराते हैं और उसे लेने के लिए हनुमान जी को वहाँ भेजते हैं। और वासुकी जी ने उन्हें यह भी बताया कि ऐसा राम जी इसलिए करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपके श्री राम ब्रह्मांड में इकलौते श्री राम नहीं है, बल्कि अनंत ब्रह्मांड में ऐसे और भी श्री राम हैं जो ऐसे ही लीला रचते आ रहे हैं। टाइम ट्रेवल एंड टाइम डायलेशन इन हिंदू माइथोलॉजी। हम में से कुछ लोगों ने टाइम डायलेशन के बारे में पहले से ही सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रेविटेशनल फील्ड में अंतर के कारण टाइम अलग अलग तरीके से प्रवाहित होता है। अंतरिक्ष मजबूत ग्रेविटेशनल फील्ड वाले रीजियन में टाइम धीमी गति से फ्लो करता है और अन्य स्थानों पर ये तेजी से फ्लो करता है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम बॉलीवुड की एक मूवी इंटरस्टेलर में देख सकते हैं। इस मूवी के अनुसार कूपर, ब्रांड और दोयल डॉक्टर मिलर और उनकी जांच की खोज में मिलर्स प्लैनेट जाते हैं। अब मिलर्स प्लैनेट का कॉन्सेप्ट ये है कि वहाँ का 1 घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर होता है। इसलिए जैसे ही वो उस प्लैनेट में उतरते हैं, उनका प्लान ये होता है कि जल्द से जल्द अपने काम को ख़त्म कर वो वापस अपने स्पेसशिप में पहुंच जाए। लेकिन कुछ गड़बड़ी के कारण उनको वापस आने में थोड़ा लेट हो जाता है। अब क्योंकि उनको लेट हो जाता है तो स्पेसशिप में पहुंच के उनको ये रियलाइज़ होता है कि जितनी देर वो उस प्लेनेट में थे तब तक अर्थ में 23 साल बीत चुके हैं। इसी फेनोमेना को कहते हैं टाइम डायलेशन, जिसे आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया है। लेकिन दोस्तों, टाइम डायलेशन जैसे कॉन्सेप्ट आज से 2400 साल पहले हमारे हिंदू महाकाव्यों का हिस्सा रह चुका है। ऐसे ही एक कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राजा कुकुटमी उस समय के बहुत ही बड़े राजा थे और उनकी एक ही पुत्री थी जिसका नाम था रेवती।
प्रिंसेस रेवती वॉज ब्यूटिफुल एंड टैलेंटेड। जब रेवती की शादी की उम्र हो गई थी, राजा कुकुतमी को चिंता होने लगी कि उन्हें अपनी सुंदर और प्रतिभाशील बेटी के लिए कभी भी उपयुक्त पति नहीं मिलेगा। इसी चिंता को दूर करने के लिए राजा कुकुतमी रेवती को अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए। वहां जाने के बाद उन्हें पता चला कि ब्रह्मदेव म्यूजिकल परफॉर्मेंस सुन रहे थे, तो वह ब्रह्मदेव का वेट करने लगे। अंत में जब राजा कुकुतमी ब्रह्मदेव से मिले तो उन्हें प्रणाम कर अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। ये सब सुन ब्रह्मदेव राजा के अज्ञानता पे हंसे और बोले, हे राजन, जिस पृथ्वी से आप मुझसे मिलने आए हो, वहाँ के जितने भी लोग जिनको भी आप जानते थे, वो सब अब वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ब्रह्मदेव फिर उन्हें समझाते हैं और ये कहते हैं कि डिफरेंट प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में समय अलग अलग तरीके से चलता है। जिस समय राजन और रेवती ब्रह्मा के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे, उस समय पृथ्वी पर 27 चतुर्युग यानी कि लगभग 113 मिलियन ईयर्स बीत चुके थे। राजा कुकुतमी के पास जो कुछ भी था और जिसे वहाँ जानते थे, जिसमें उनका परिवार भी शामिल था, समय के साथ सभी गायब हो गए हैं। ये सुन राजन और उनकी बेटी दुखी हो गई। तब ब्रह्मा ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा कि आप वापस से जाओ और ये ढूंढो कि श्री कृष्ण के भाई बलराम कहाँ है और अपनी बेटी का हाथ उनको सौंप दो। पृथ्वी पर वापस आने के बाद वे दोनों को सब कुछ बहुत अलग लगता है। वहाँ के लोग और लगभग हर चीजें बदल गई थी। रेवती और उनके पिता जैसे तैसे बलराम को ढूंढ लेते हैं और उन्हें सब कुछ समझाते हैं और बाद में रेवती और बलराम की शादी हो जाती है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये कहानी काल्पनिक है और एक बार के लिए शायद हम ये मान भी ले कि ये सब कभी हुआ ही नहीं था। फिर भी ये तथ्य कि उस समय की ऋषि मुनियों को टाइम ट्रेवल और टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट के बारे में मॉडर्न दुनिया से बहुत पहले से ही पता था, इसको हम सब कैसे झुटलाएंगे? इस बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। सुश्रुत। प्राचीन भारतीय चिकित्सक ऋषि सुश्रुत ने आज से लगभग 2600 साल पहले दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी की थी। उन्होंने रेनोप्लास्टी और कैटरैक्ट सर्जरी सहित लगभग 300 सर्जिकल प्रक्रियाओं का आविष्कार किया। सुश्रुत वैदिक काल में भारत के सबसे पवित्र शहर काशी यानी कि वाराणसी में रहते थे। उन्होंने राजा काशीराज दिवदास से अपना चिकित्सा ज्ञान प्राप्त किया था और युद्ध के मैदान में घायल सैनिकों का इलाज किया करते थे। यहीं से उन्हें सर्जरी की फील्ड को एक्सप्लोर और इनोवेट करने के लिए इंस्पिरेशन मिला। सुश्रुत ने ही रेनोप्लास्टी का इन्वेंशन किया, जिससे वे टूटे हुए नाक को रिकंस्ट्रक्ट कर सके। साथ ही उन्होंने कई आई सर्जरी भी परफॉर्म की और इन्हीं कारणों से उन्हें फादर ऑफ ऑल सर्जरी भी माना जाता है। सर्जरी के साथ साथ उन्हें ये भी पता चला कि उन्हें कई सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होगी। इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इनोवेशन किया और ऐसा करने वाले वे दुनिया के सबसे पहले सर्जन बन गए। सुश्रुत ने अपने चिकित्सा ज्ञान को एक संस्कृत स्क्रिप्ट में दर्ज किया, जिसे आज हम सुश्रुत संहिता नामक के नाम से जानते हैं, जो आयुर्वेद के 3 स्तंभों में से एक है। ह्यूमन एनाटॉमी को समझने के लिए वे एक डेड बॉडी को डिकम्पोज होने के लिए पानी में रख देते थे और समय के साथ साथ उस डिकम्पोजिंग बॉडी को स्टडी करते थे। इसी तरह लेयर बाय लेयर उन्होंने बॉडी के स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया। कैसेरियन, एब्डोमिनल और ब्रेन सर्जरी जैसे सर्जरीज का इनोवेशन किया। प्राचीन ग्रंथ आंखें खोल देने वाली और दिलों को छू लेने वाली कहानियों से भरी हुई है, लेकिन जब इन्हें बियॉन्ड द लाइंस पढ़ा जाता है तो ये ग्रंथ जीवन जीने का एक एडवांस तरीका बताते हैं, कुछ ऐसे जो हमारे पूर्वज हमें देना चाहते थे। जबकि कुछ लोग हमारी रिलीजियस टेक्स्ट को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं तो वे आलोचना करने लगते हैं।
लेकिन ओपन माइंडसेट अप्रोच रखने से नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं होता है। इसी वीडियो में हमने हिंदू स्क्रिप्चर्स में मेंशन ऐसे 3 स्टोरी को बताया जो साइंटिफिक इंस्टेंस के पैरेलल चलाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। I hope you like this videos. In case you did, then like this video and subscribe to Vedic Vision ताकि हम ऐसे ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस और ला सकें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।